हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। ये परावर्तन के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, अपवर्तन के अंदर अपवर्तन का ही कुछ पार्ट है। ये अपवर्तन के कुछ केस है, कुछ शर्तें हैं जिनके अनुसार हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ते हैं। कई तरीके की प्रकाशिक घटनाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि रेगिस्तान के अंदर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको जो वस्तु होती है कोई, वो वस्तु जो है वो उल्टी बनी हुई उसे प्रतीत होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दृष्टि भ्रम। वो दृष्टि भ्रम जो होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। या फिर हम बात कर लें प्रकाशिक तंतु की, तो प्रकाशिक तंतु का जो व्यवहार है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी को आगे डिस्कस करते हैं। इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अपने पास आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। टॉपिक जो है अपने पास वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ऐसे जैसे अपने पास ये कोई बाउंड्री लाइन है, ये एक बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसी लाइन है जो दो माध्यमों की सीमा रेखा है, यानी दो माध्यमों को ये अलग अलग भागों में बांटती है। ऊपर की ओर का जो माध्यम है इसे हम लोग बोल देते हैं कि विरल माध्यम है, ठीक है। और नीचे की ओर का माध्यम जो है वो है सघन माध्यम। अब अपने पास एक कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर गति करती है या फिर संचरित होती है। जैसे यहाँ पर हम ले लें कि एक अपने पास प्रकाश की किरण है जो इस तरीके से आ रही है। अब इस तरीके से आ रही है तो ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, तो अब हम अभिलंब सबसे पहले यहाँ पर बना देते हैं। अभिलंब हमने बना दिया। अब अभिलंब से कितना कोण बनाते हुए आ रही है वो बोला जाता है आपतन कोण, उसे हम लिखते हैं आई से। अब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम के अंदर गति करती है तो वो अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है, अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से थोड़ा दूर हटते हुए चली जाएगी। ये वाला जो कोण है इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण, जो हमने पहले ही पढ़ा है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण से कम होगा या अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम के अंदर गति कर रही है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अब की बार ये जो प्रकाश की किरण है उसको थोड़ा सा अधिक आपतन कोण बनाते हुए सघन से विरल माध्यम में भेजते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपने पास कोई एक और प्रकाश की किरण है जिसको हमने इस तरीके से भेजा है कि अब की बार इसका जो आपतन कोण का मान जो है वो पहले के बजाय क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। पहले इतना था, अब क्या हो गया, इतना हो गया। अब आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा तो जो प्रकाश की किरण है वो पहले की बजाय ज़्यादा झुक जाएगी, पहले की बजाय ज़्यादा झुक जाएगी माध्यम की सीमा रेखा की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया कि वो माध्यम से ज़्यादा दूर हटेगी और अपवर्तन कोण का मान जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि आई का जो मान है वो क्या है, आर से कम है, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गति कर रही है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊँ, ठीक है, और एक आपतन कोण हमने ऐसा ले लिया, एक आपतन कोण हमने इस प्रकार से लिया है कि वो अभिलंब से अधिकतम कोण बना रहा है, अभिलंब से अधिकतम कोण बना रहा है, यानी अपवर्तन कोण का मान जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इस अपवर्तन कोण को हमने नाम दे दिया आपतन कोण को नाम दे दिया आई सी। अब ये जो यहाँ से प्रकाश की किरण
अपवर्तित होगी। वो प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पर क्या व्यवहार होता जा रहा है, ये प्रकाश की किरण जो है वो सीमा रेखा की तरफ झुकती जा रही है। तो ये वाला जो कोण है इसके अंदर प्रकाश की किरण जो है इस माध्यम की सीमा रेखा के समांतर हो गई। ये जो माध्यम है इस माध्यम की सीमा रेखा के क्या हो गई, बिल्कुल समांतर हो गई। अब माध्यम की सीमा रेखा के समांतर होकर चली गई तो हम बोलेंगे ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये कोण अपवर्तन कोण, और इस अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री मान हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, एक कंडीशन और ले लेते हैं जिसमें आपतन कोण का मान हम और ज़्यादा कर देते हैं, यानी और ज़्यादा हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा दें। अगर IC से भी ज़्यादा मान अगर हम बढ़ा दें तो देखो एक प्रकाश की किरण हमने यहाँ पर ले ली, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये रही एक प्रकाश की किरण हमने यहाँ पर ले ली जिसके आपतन कोण का मान जो है वो अब IC के मान से भी क्या है, ज़्यादा है। तो IC के मान से ज़्यादा होगा तो हमने यहाँ पर अभिलंब बना लिया। अब अभिलंब बनाएंगे, ये वाला कोण जो है इसे हमने I से ही डिनोट कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर आपतन कोण का मान IC, तो प्रकाश की अपवर्तित किरण जो है वो समांतर हो गई माध्यम की सीमा रेखा के। लेकिन जब मैं IC का मान थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा और बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा, और अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित प्रकाश की किरण इस तरीके से इधर आ जाएगी। तो ये अपने पास हो गया यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान जो कि 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो क्या स्थिति हो गई कि माध्यम की प्रकाश की किरण सघन से आई थी, विरल में चली गई, अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण सघन से विरल में चली गई, अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण सघन से माध्यम की सीमा रेखा पर है, यानी विरल माध्यम में, माध्यम को पार नहीं कर रही है वो, तो ये भी क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो माध्यम के अंदर जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी उसी माध्यम के अंदर वो वापस लौट जा, प्रकाश की किरण आ रही थी उसी माध्यम के अंदर वो वापस लौट जाती है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोला, कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई उसी माध्यम के अंदर वो परावर्तित होकर चली गई माध्यम की सीमा रेखा से। तो इसको बोला जाता है, इस स्थिति को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ये परावर्तन ही है लेकिन अपवर्तन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर कि मैं अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा को लिखना चाहूँ तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, कि सघन से विरल माध्यम की ओर गति करती हुई प्रकाश की किरण माध्यम की सीमा रेखा से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में चली जाए तो उस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और उस स्थिति के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये जो अपने पास ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति मैं बोल सकता हूँ कि साम्य अवस्था की स्थिति है। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाली जो भी स्थिति है जिसमें आपतन कोण का मान IC से कम रह रहा है उस स्थिति में अपवर्तन हो रहा है पूर्णतः, ठीक है। IC के मान से ज़्यादा आपतन कोण कर दिया तो क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो ये वाली जो स्थिति है ये साम्य अवस्था की स्थिति है, और साम्य अवस्था की स्थिति में जो IC है इस IC को बोला जाता है क्रांतिक कोण। इस IC को बोला जाता है क्रांतिक कोण। परिभाषा क्या हो जाएगी क्रांतिक कोण की, कि आपतन कोण का वह अधिकतम मान, आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है, वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। रिपीट अगर करें तो क्या बन जाएगी, आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण बन जाता है वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। और अलग अलग
युग्मों के लिए, माध्यम का अलग अलग युग्म होगा तो उस उन अलग अलग युग्मों के लिए क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होता है। अब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसके लिए दो शर्तें होती हैं कि ये दो शर्त, अगर इन शर्तों का पालन हो रहा है तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और अगर उन दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त का भी पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। कंडीशन बोल सकते हैं, शर्तें बोल सकते हैं। क्या होती है? पहली, हमारे सामने ही है सारा कुछ। पहली बात ये कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन से विरल माध्यम में गति करती हुई होनी चाहिए। अगर विरल से सघन माध्यम में गति करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ना कि अभिलंब से दूर जाएगी। तो पहली शर्त जो है वो यही है कि प्रकाश की किरण सदैव सघन से विरल माध्यम की ओर संचरित होनी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। हमेशा किधर? सघन से विरल माध्यम की ओर, क्योंकि तभी वो अविलंब से दूर हटेगी और माध्यम की सीमा रेखा की ओर आएगी। दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पर वो क्या है? देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग है अपने पास। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो रहा है? क्या इन स्थितियों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं हो रहा इन स्थितियों के लिए। इससे आगे वाली जो स्थिति हैं उनके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम के अंदर जा रही है। तो ये क्यों गई? ये इसलिए गई क्योंकि आपतन कोण का मान इससे क्या है? ज्यादा है। तो हमें क्या करना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आपतन कोण का मान जो है, जो कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण माध्यम की सीमा रेखा पर आ रही है, तो उस आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से, सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रांतिक कोण के बराबर हो गया तो साम्य अवस्था की स्थिति हो जाएगी, और अगर कम हो गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, केवल अपवर्तन होकर वहां पर रह जाएगा। तो कब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? जब क्रांतिक कोण का जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या हो? ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 4 केस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान बढ़ता जाता है, और ये जो प्रकाश की किरण है वो सीमा रेखा के नज़दीक आती जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए अपवर्तित किरण सीमा रेखा के समांतर हो जाती है। सीमा रेखा के समांतर हो जाएगी तो वो जो कोण है उसे क्रांतिक कोण बोलेंगे। अब अगर आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो अपवर्तित किरण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा अपवर्तन कोण बनाते हुए घूमेगी, और 90 डिग्री से ज़्यादा अपवर्तन कोण बनाएगी। इसका मतलब वो उसी माध्यम के अंदर वापस परावर्तित हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। अगर क्रांतिक कोण की हम परिभाषा भी लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान या अपवर्तन कोण समकोण हो जाए या अपवर्तित किरण
माध्यम की सीमा रेखा के समांतर हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण, इसे हम लोग IC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर केवल कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है। अब इसी क्रांतिक कोण के रेस्पेक्ट में आप पूर्णांतरिक परावर्तन की भी परिभाषा दे सकते हो। क्या बोलोगे कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर भी पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, तो जिसे क्या कहा जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहा जाता है। चलिए नोट कीजिए। चलिए, ये तो इसकी परिभाषा वगैरह हो गई। अब हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकली हम इसका क्या पोर्शन ऐसा है जो यूज कर सकते हैं। शर्त जो है वो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है आपको कि जैसे एप्लीकेशंस बोल देगा ऑप्शन के अंदर कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना पर आधारित है, और उसके अंदर 4 ऑप्शन में से आपको वो घटना देखनी होती है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, न्यूमेरिकली हम लोग इसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकली जो है वो हम लोग इसकी साम्य अवस्था को डिस्कस करते हैं कि ये अपने पास इधर था सघन माध्यम और यहाँ पर था विरल माध्यम। प्रकाश की किरण जो है वो सघन से जा रही थी विरल माध्यम के अंदर, और अगर आपतन कोण का मान जो है वो कितना हो जाए, क्रांतिक कोण के बराबर, ये माध्यम के ऊपर अभिलंब हो गया। ये वाला जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान जो है वो या तो हम लोग IC लिख लें या फिर कैपिटल C कोई भी लिख दें, क्रांतिक कोण हो जाएगा। जब क्रांतिक कोण पर आपतित होती है कोई प्रकाश की किरण तो वो माध्यम के सीमा रेखा के समांतर होकर चली जाती है, यानी ये वाला जो अपने पास कोण है अपवर्तन कोण कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें स्नेल के नियम की, यहाँ पर हम स्नेल का नियम लगाना चाहें क्योंकि मुख्यतः तो अपवर्तन की घटना हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर स्नेल का नियम लगाना चाहें अपवर्तन के स्नेल के नियम से, तो देखो स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम होता है कि जो अपवर्तनांक होता है, और ये अपवर्तनांक हम कौन सा ले रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, ये बराबर होता है sin I बटे में sin R। हो गया। अब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में गति कर रही है, सघन से विरल माध्यम में गति कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू, कौन से माध्यम से आ रही है, तो वो सघन माध्यम से आ रही है, और कौन से माध्यम में जा रही है, वो विरल माध्यम में जा रही है। जैसे हम लोग 1μ2 लिखते हैं क्योंकि वो सापेक्ष होता है, तो यहाँ पर भी सापेक्ष अपवर्तनांक को हमने लिख दिया कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष, जिस माध्यम से आ रही है जिस माध्यम में वो जा रही है, बराबर क्या, बराबर हो गया अपने पास sin I बटे में sin R।
हो गया ये अपने पास। अब देखो आई का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो मैं आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं आई की जगह लिख सकता हूँ आई सी, ठीक है। और अपवर्तन कोण का मान कितना है, तो अपवर्तन कोण का मान है 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह 90 डिग्री। तो क्या आ गया अपने पास कि जो सापेक्ष अपवर्तनांक है किसका, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष, वो कितना हो जाएगा अपने पास, साइन आई सी के बराबर हो जाएगा। यानी म्यू का जो मान है, अपवर्तनांक जो है, अब ध्यान रखना कौन सा अपवर्तनांक है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखना चाहूँ कि म्यू अपवर्तनांक या फिर आई सी क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाए, कितना हो जाएगा, तो IC का मान लिखूं तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, क्या बन जाएगा ये अपने पास, इधर ही लिख देते हैं, क्या बन जाएगा ये अपने पास, IC बराबर साइन इनवर्स, ये बन गया अपने पास सापेक्ष अपवर्तनांक, ये रहा, ठीक है। अब विरल माध्यम जो है अपने पास, इसको सघन म्यू विरल को मैं क्या, माध्यम जो है अपने पास, इसको सघन म्यू विरल को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 म्यू 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू 2 बटे म्यू 1। तो ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, दो बाद में है, यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटे में सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो आई सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स, मैं यहाँ पर लिख दूँ म्यू कौन से माध्यम का, विरल माध्यम का, अपॉन में म्यू कौन से माध्यम का है, सघन माध्यम का। ये अपने पास आ जाएगा आई सी का मान, कि क्रांतिक कोण का मान इतना आ गया अपवर्तनांक के पदों में। अब अगर यहाँ पर आपको बोल दे कि जो विरल माध्यम है वो विरल माध्यम या तो हवा है या फिर निर्वात है, और सघन माध्यम आपको चाहे कुछ भी दे दे, पानी दे दे या फिर कांच दे दे या फिर कोई भी आपको मटेरियल दे दे जिसका अपवर्तनांक आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो, या फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ म्यू, ठीक है। तो हवा या निर्वात की बात करें तो हवा या निर्वात का जो अपवर्तनांक है वो तो कितना होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है। और जो सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है म्यू। तो अगर मैं कंडीशन एक ऐसी बना लूँ कि यदि विरल माध्यम हवा या निर्वात हो, विरल माध्यम हवा या निर्वात हो, तो विरल माध्यम अगर हवा या निर्वात होगी तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, मैं यहाँ पर म्यू को जो है वो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख दूंगा म्यू विरल अपॉन में म्यू सघन बराबर किसके हो जाएगा, साइन आई सी के हो जाएगा। अब विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना, हवा या निर्वात होगा तो अपवर्तनांक 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 बटे में म्यू कौन से माध्यम का, सघन माध्यम का, बराबर में साइन आई सी, बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर उल्टा कर दूँ तो मैं लिखूँगा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक या जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इधर उल्टा कर दिया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी। आई सी क्या है, क्रांतिक कोण। तो आप लोग इन दोनों में से एक फॉर्मूला जो है, मैं चाहता हूँ आप लोग ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो आपको अगर एक माध्यम हवा या निर्वात दे रहा है तो हम एक मान म्यू का रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ गया कि जो सघन माध्यम है या जिस माध्यम में प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक 1 अपॉन साइन क्रांतिक कोण होता है, जो अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि जो IC क्रांतिक कोण का मान है वो क्रांतिक कोण का मान केवल एक ही चीज़ पर निर्भर कर रहा है, और वो क्या है, अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। तो इसकी निर्भरता देखते हैं, पहले ये आप नोट डाउन कीजिए।
चलिए अब अगर हम निर्भरता देखें कि जो अपने पास क्रांतिक कोण है, ये क्रांतिक कोण किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहली डिपेंडेंसी और एकमात्र डिपेंडेंसी जो है वो है अपने पास अपवर्तनांक। तो मैं लिख देता हूँ क्रांतिक कोण की निर्भरता, यानी क्रांतिक कोण जो है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, क्रांतिक कोण की निर्भरता। तो सबसे पहला जो है वो यही है, ठीक है, एक इकलौता ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा क्रांतिक कोण, ठीक है, और अपवर्तनांक अगर बदल रहा है किन्हीं चीज़ों के सापेक्ष तो उन भी चीज़ों पर इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा क्रांतिक कोण। कैसे कि अपवर्तनांक जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो अपवर्तनांक जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं ये लिख दूं कि अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। हमने पहले भी पढ़ा है ये चीज़। तरंगदैर्घ्य की बात कर लें या फिर तरंगदैर्घ्य की ना बात करके अगर मैं प्रकाश के रंग की बात करूं कि किस रंग का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो भी बात एक ही है, क्योंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का मान जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विबज्योर, ठीक है, विबज्योर अगर हम लोग देखते हैं तो विबज्योर के अंदर ही हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश की किरणों में तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ज़्यादा होता है सबसे, और वॉयलेट यानी बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य पर या प्रकाश के रंग पर प्रकाश का माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है और उस पर क्रांतिक कोण निर्भर करता है। चलो निर्भरता देखते हैं। जैसे हम लोग लाल और जो यहाँ पर वॉयलेट बैंगनी रंग है इन दोनों की तुलना करते हैं, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक के अंदर संबंध क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है। तो अगर लैम्डा आर का मान लैम्डा वी से ग्रेटर है तो मैं कहूँगा म्यू आर का मान म्यू वी से क्या होगा, छोटा होगा, अपोजिट बन जाएगा रिलेशन। अब अगर म्यू का मान ये है तो म्यू का और क्रांतिक कोण का क्या संबंध है, तो म्यू और क्रांतिक कोण की बात करें तो म्यू बराबर 1/क्रांतिक क्रांतिक कोण होता है, यानी म्यू जो है वो अपवर्तनांक के बीच, म्यू जो है अपने जो है वो अपवर्तनांक के बीच, म्यू जो है अपने पास अपवर्तनांक वो क्रांतिक कोण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर म्यू का अनुपात ये है, क्या म्यू का जो रिलेशन है वो ये है, तो अपने पास क्रांतिक कोण का क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा कि क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए बड़ा हो जाएगा, किससे, क्रांतिक कोण के मान बैंगनी रंग से। तो ये अपने पास रिलेशन बन गया। या फिर सीधा भी हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं लैम्डा और आईसी का देखूं तो म्यू लैम्डा के भी व्युत्क्रमानुपाती है और म्यू आईसी के भी व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब लैम्डा और आईसी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए, जिसके लिए लैम्डा का मान ज्यादा होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा। दूसरी जो इसके निर्भरता है वो है ताप पर। ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ताप पर माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है और वो अब उस अपवर्तनांक पर क्रांतिक कोण निर्भर करता है। कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो माध्यम का अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक का मान घटता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ताप बढ़ाने पर किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम हो गया और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपवर्तनांक कम होगा, इसका मतलब क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण बढ़ेगा।
और ऐसा ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ताप का मान कम करूँगा तो तापमान का मान कम करने पर माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक बढ़ेगा, और अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान जो है वो क्या होगा, घटेगा। बिल्कुल उल्टा हो गया। तो अगर हम ताप की क्रांतिक कोण के साथ सीधी रिलेशनशिप देखें तो ताप का मान अगर बढ़ाया तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा, ताप का मान अगर कम किया तो क्रांतिक कोण का मान भी कम होगा। तो चलिए इन दो चीज़ों पर देखिए, अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का रंग और ताप, इन सब के अलावा किस पर निर्भर करता है कि वो जो दो माध्यम हैं यहाँ पर, वो दोनों माध्यम किस प्रकार के हैं एक दूसरे के सापेक्ष, या हम बोल सकते हैं कि जो युग्म है उन माध्यमों का, जो माध्यम हमने लिए हैं उन माध्यमों का युग्म कौन सा है, इस पर भी क्रांतिक कोण का मान निर्भर करता है। अलग अलग सघन विरल माध्यम युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ युग्म ऐसे हैं जिनके लिए क्रांतिक कोण का मान आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर हम बात करें, पहला जो युग्म है अपने पास वो होता है काच हवा युग्म। तो अगर हम काच हवा युग्म के लिए बात करें तो जो क्रांतिक कोण का मान है इसके लिए वो होता है 42 डिग्री। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें पानी हवा युग्म के लिए, तो पानी हवा युग्म के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण का मान होता है 49 डिग्री। ठीक है। और तीसरे अगर हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है डायमंड हवा युग्म, तो डायमंड हवा युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 24 डिग्री। ये मान जो हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन मानों के आधार पर कई बार क्या होता है, अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल के अंदर जिसके अंदर क्रांतिक कोण का सीधा यूज है उसके अंदर क्रांतिक कोण का मान आपको दे देगा। लेकिन कई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें क्रांतिक कोण का यूज तो है लेकिन वो इनडायरेक्टली यूज आ रहा है, तो वहाँ पर युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर डायमंड हवा युग्म है इसके लिए क्रांतिक कोण की युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर बेसिस से होती हैं। उन घटनाओं के बारे में देखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए ये। घटनाएं जो हैं उनके अंदर दृष्टि भ्रम होता है। ठीक है। अब दृष्टि भ्रम जो है वो दो स्थितियों के अंदर होता है, जब तापमान का मान बहुत ज़्यादा हो किसी माध्यम के लिए और जब तापमान का मान बहुत कम हो, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर दृष्टि भ्रम होता है। एक को बोला जाता है मिराज और दूसरे को बोला जाता है लूमिंग। ठीक है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, पोरोरोप्रिज्म भी होता है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो हम देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ठीक है। फर्स्ट जो है वो होता है मिराज। ठीक है। और दूसरा जो है, जो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसी का दूसरा पार्ट भी होता है, या फिर इसी को अगर हम लोग जैसे ये मिराज जो होता है वो अत्यंत गर्म जगह पर होता है, अगर हम उसे ही अत्यंत ठंडी जगह पर देखना चाहें तो उसे ही बोल दिया जाता है लूमिंग। इन दोनों को ही दृष्टि भ्रम बोला जाता है। ठीक है। इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, दृष्टि भ्रम, यानी जो वस्तु होती है उसका हमें उसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देता है।
और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि भ्रम बोलते हैं। अब अगर मिराज की हम लोग बात करें तो ये कब होता है, ये होता है जब तापमान का मान उच्च हो। अब अगर किसी माध्यम का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो तापमान बढ़ाने पर वहाँ पर जो गैसें हैं उन गैसों का घनत्व ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ताप उच्च, तो तापमान उच्च होने पर जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा तो वो एक विरल माध्यम की तरह व्यवहार करता है। तो ये जो मिराज है वो कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर तापमान उच्च हो। तापमान उच्च कहाँ पर होता है, तो तापमान उच्च होता है मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर, यानी मरुस्थल के अंदर। लूमिंग जो है वो उच्च होता है मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर, यानी मरुस्थल के अंदर। लूमिंग जो है वो अत्यंत कम तापमान वाली जो जगह है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। कम ताप, तो कम ताप यानी बहुत ज़्यादा तापमान का मान अगर कम हो गया तो वहाँ पर गैसों का घनत्व बढ़ जाता है। तो गैसों का घनत्व बढ़ जाएगा तो वो एक सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। तो कम ताप कहाँ पर होता है, तो ज़्यादातर जो शीत प्रदेश होते हैं वहाँ पर, या फिर समुद्र की जो सतह होती है उस समुद्र की सतह पर भी तापमान का मान कम होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है तापमान ज़्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, कम। घनत्व कम होगा तो वो माध्यम किसकी तरह व्यवहार करेगा, विरल की तरह। अगर तापमान कम होगा तो घनत्व ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा होगा तो वो माध्यम किसकी तरह व्यवहार करेगा, सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगा। अब मिराज देखो किस तरीके से बनता है कि जैसे अपने पास यहाँ पर ये कोई एक सतह है, ठीक है, मरुस्थल की सतह है। इस मरुस्थल की सतह पर यहाँ पर कोई एक वस्तु है, या फिर मैं बोल दूँ कि कोई एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है एक कोई ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक जो इस वस्तु को देख रहा है। तो जब वो इस वस्तु को देखेगा तो देखेगा कैसे, जब इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ तक पहुँचेगी तभी देख पाएगा। अब मैं इस ऊपर वाले भाग को जो है वो अलग अलग हवा की परतों के अंदर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, वायु की परतों के अंदर। सबसे पहली परत जो है वो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इसके पास में ले लेते हैं, ये वाली परत, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये दूसरी परत हो गई, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये तीसरी परत हो गई, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये चौथी परत हो गई। तो मरुस्थल गर्म होता है, बहुत ज़्यादा तापमान उच्च होता है, तो क्या होगा कि जो इसकी सतह के समीप वाली वायु है इसका तापमान ऊपर के परतों की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा तापमान वाली वायु की गैसें यहाँ पर पाई जाएंगी इस सतह के बिल्कुल पास में, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान का मान क्या होता जाएगा, इसके कंपैरिजन में कम होता जाएगा। तो यानी वायु की जो सघनता है वो ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती जाएगी और नीचे की ओर आने पर कम होती जाएगी। तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाश की किरण, मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है, इस वाली परत पर। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, देखो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इस परत पर, तो यहाँ पर मैंने एक अभिलंब बना दिया। अब नीचे वाली जो परत है इसका तापमान ज़्यादा, ऊपर वाली तरफ परत जो है इसका तापमान इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, और जो इससे ऊपर वाली परत है इसका तापमान इसके कंपैरिजन में कम है, इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो अगर इन दोनों की हम लोग तुलना करें, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो ये वाली जो वायु है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, तो इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों में से तापमान किसका ज़्यादा है, तो तापमान इसका ज़्यादा है। तो तापमान ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो इसका मतलब माध्यम कैसा, विरल, ठीक है। और इसका तापमान कम होगा यानी घनत्व ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा यानी ये कैसा माध्यम बन गया, सघन,
ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही है विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम के अंदर आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपतन कोण का मान, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आपतन कोण का मान देखें तो ये आपतन कोण का मान जो है वो बढ़ता जाता है। ये आपतन कोण का मान बार बार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से मान लो ज़्यादा हो गया यहाँ पर मान, तो क्रांतिक कोण से मान ज़्यादा होने पर ये प्रकाश की किरण जो है वो वापस उसी माध्यम के अंदर लौट जाएगी। तो वापस उसी माध्यम के अंदर लौटती हुई ये प्रकाश की किरण इस प्रेक्षक की आंखों तक पहुँचती है। अब आंखों तक पहुँचेगी तो इसे तो केवल यही प्रकाश की किरण आंखों तक पहुंच रही है, तो इसे ऐसा नजर आएगा कि ये प्रकाश की किरण इधर से ना आकर यहाँ पर स्थित किसी बिंदु पर आ रही है, और उसे लगेगा कि यहाँ पर ये जो वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब है, बन रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रेक्षक को ये वस्तु जो है उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है, यानी उसे लगेगा कि पेड़ पौधे जो हैं वो उल्टे उगे हुए हैं, यानी वो सतह के नीचे की ओर मुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, मिराज बोला जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मरुस्थलीय प्रदेशों में या फिर उन स्थानों पर जहाँ तापमान अधिक होता है। हम बात करें लूमिंग की, तो लूमिंग क्या होता है, देखो लूमिंग होता है कम ताप वाले प्रदेशों के अंदर, बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पर पड़ती है। तो हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई, यहाँ पर नीचे की ओर पानी है और पानी के अंदर एक कोई जहाज, पानी का जहाज जो है वो चल रहा है। ये यहाँ पर एक पानी का जहाज है, बोट जो है वो है, और वो तैर रही है, ठीक है। अब दूसरी तरफ स्थल पर यानी किनारे पर एक कोई प्रेक्षक है, और वो प्रेक्षक इस नाव को देख रहा है। तो सबसे पहली बात तो कब देख पाएगा, जब इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण उस प्रेक्षक तक पहुंचेगी तब। तो यहाँ पर जो वायु है, इस वायु की मैं अलग अलग परतें बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक परत बना ली ऐसी, दूसरी परत इसके ऊपर, इस वायु की मैं अलग अलग परतें बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक परत बना ली ऐसी, दूसरी परत इसके ऊपर, तीसरी परत इसके और ऊपर, इस तरीके से हमने वायु की परतें बना ली। अब देखो क्या होगा कि जो यहाँ वाली सतह है, इस सतह का तापमान सबसे कम होगा, ठीक है। इस सतह का तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। उससे ऊपर जाऊंगा तो तापमान का मान बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि ठंड किसकी वजह से हो रही है, इस पानी की वजह से हो रही है। तो पानी के नज़दीक वाली जो परत है इसका तापमान क्या है, कम होगा। उससे ऊपर जाऊंगा तो तापमान का मान जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तापमान का मान और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, तो इन दोनों में से तापमान किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। इसका ज़्यादा होगा तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व कम होगा तो ये वाला जो माध्यम है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, विरल की तरह, और ये वाला माध्यम किसकी तरह व्यवहार करेगा, सघन की तरह। तो इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, या फिर हम इन दोनों माध्यमों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माध्यम जो है वो कैसा बन जाएगा, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका तापमान कम, इसका तापमान ज़्यादा, तो तापमान ज़्यादा मतलब विरल, और ये हो गया अपने पास सघन, क्योंकि तापमान कम। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण चल रही है वो प्रकाश की किरण इस माध्यम की सीमा रेखा तक आएगी, इस माध्यम की सीमा रेखा तक आएगी। हम यहाँ पर बना लेते हैं अभिलंब। तो प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी जो अपवर्तन कोण का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जिस तरीके से ये मुड़ती हुई जाएगी तो लास्ट में जाकर आपतन कोण का मान भी क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होने पर ये प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम के अंदर लौट आती है, वापस उसी माध्यम के अंदर लौट आएगी। या फिर मैं बात करूं कि अपवर्तित होती हुई ये वापस उसी माध्यम के अंदर लौट आती है। जैसे यहाँ तक आई, उसके बाद में जैसे ही ये माध्यम जो है वो विरल से सघन में आया तो ये थोड़ा सा मुड़ गई और इधर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर पहुँचती है। अब इसको क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को जो है वो क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो यहाँ पर वस्तु है ये वस्तु यहाँ पर ना होकर कहीं पर किसी ऊंचाई पर है, यानी यहाँ पर कहीं पर है, इस ऊंचाई पर। और इस ऊंचाई पर भी कैसी है ये इस तरीके से है, इस ऊंचाई पर भी ये वस्तु जो है वो किस तरीके से है, उल्टी लटकी हुई है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा कि ये वस्तु जो है ये उल्टी हवा के अंदर लटकी हुई है और इसको दिखाई देने को क्या बोलते हैं, लूमिंग बोला जाता है या दृष्टि भ्रम बोला जाता है। ये कहाँ पर होता है, ये होता है कम ताप वाली जगहों पर जहाँ का तापमान औसत से कम रहता है। और ये किस जगह पर होता है, उच्च तापमान वाली जगहों पर, जैसे मरुस्थल के अंदर। तो ये दोनों ही दृष्टि भ्रम बोले जाते हैं। और ये दृष्टि भ्रम किस घटना के उदाहरण हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। इसके और भी कई उदाहरण हैं, कईयों का न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।